जीवन जो रहा है बड़ा ही जटिल रहा है। क्या ये शासक पागल हो चुका है क्या? पहले घर में बोल दो कि 1 साल के लिए हम नहीं आएंगे, और सारी सेनाओं को क्या किया उसने, पेमेंट दे दिया, 1 साल की एक्स्ट्रा पेमेंट दे दिया कि लो ठीक है आराम। तो आप राजधानी परिवर्तन इसलिए करते रहते हो ताकि आपको पता हो कहां से आपकी पकड़ ज्यादा मजबूत बनेगी। जय हिंद स्टूडेंट्स। तो जैसा कि आपको पता है कि मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में आपने बहुत सुना होगा, उसके बारे में बहुत सी जानकारियां आपको प्राप्त हुई होंगी, लेकिन एक उसके बारे में ये रूमर्स रहता है हमेशा कि क्या मोहम्मद बिन तुगलक एक सनकी शासक था या बहुत ही विद्वान या बहुत बुद्धिमान शासक था। जब आप इस चीज को देखते हो तो आप उसके बारे में जानने का प्रयास करते हो, और जब आप जानते हो तो आपको पता चलता है कि जो मोहम्मद बिन तुगलक था वो तुगलक वंश से संबंधित शासक था। और आपको पता है कि तुगलक वंश की जब स्थापना हुई तो 1320 में जब खिलजी वंश समाप्त हो जाता है तो खिलजी के बाद गयासुद्दीन तुगलक क्या करता है, गद्दी पे बैठता है। तो गयासुद्दीन तुगलक की किसी दुर्घटना में क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, और उसके बाद उसका पुत्र जौना गद्दी पे बैठता है, और उसका एक दूसरा नाम जिसका उलूग खां भी रहता है, और जौना ही मोहम्मद बिन तुगलक के उपाधि से क्या करता है, गद्दी को प्राप्त करता है। उसी नाम से मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से क्या करता है, गद्दी पे बैठता है। आपको एक चीज में बता दूं, आप मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में जानोगे तो बड़ा ही उसका जीवन जो रहा है बड़ा ही जटिल रहा है। आप देखोगे कि उसके लाइफ में इतने ज्यादा परिवर्तन आए कि लोग उसको एक तरह से कुछ सनकी भी बोल देते हैं, और कुछ लोग उसको बोलते हैं कि नहीं वो बहुत बेहतरीन शासक था। तो अगर आप एक नोटिस करोगे तो आपको पता चलेगा कि मोहम्मद बिन तुगलक एक उदारवादी शासक था। उदारवादी शासक कैसा, वो एक परिवर्तन चाहने वाला शासक था, और वो धर्म विशेष पे तो रुचि रखता था, लेकिन साथ ही साथ दूसरे धर्मों को भी वो आदर उसी प्रकार से करता था। इसी क्रम में उसने क्या सोचा कि हम क्यों ना सामाजिक रूप में परिवर्तन लाएं। अब आपको पता है कि जब आप सामाजिक रूप में परिवर्तन लाना चाहेंगे तो बहुत सी चीजों को आपको बदलना पड़ेगा। इसी बदलने के क्रम में उसने नई नई चीजों की शुरुआत की। सबसे पहले वो क्या करता है कि उसने कृषि सुधार में प्रयास किया। कृषि सुधार के लिए वो सबसे पहले क्या करेगा, एक ऐसे विभाग की स्थापना करेगा जो कृषि से संबंधित कार्य को कर सके, ठीक ना। तो इसके लिए एक स्पेशल विभाग बनाता है जिसका नाम था दीवाने कोही। दीवान ए कोही नाम से एक कृषि विभाग की स्थापना करता है, और इससे एक चीज निकालने का प्रयास करता है कि क्यों ना हम उन क्षेत्रों को देखें जहां पे उत्पादन तो ज्यादा हो रहा है, लेकिन साथ ही साथ क्या है, वहां से हमको कर कम प्राप्त हो रहा है। तो इसने इस चीज को देखा तो उसको पता चला कि जो गंगा यमुना वाला द्वाब है, उस द्वाब में उत्पादन तो खूब है, लेकिन हमको कर उसी तरह मिल रहा है जैसे अन्य क्षेत्रों से प्राप्त हो रहा है। तो उसने एक प्लान बनाया कि क्यों ना हम जहां पर उत्पादन ज्यादा है वहां पे कर की जो मात्रा है उसको बढ़ा दें, और इसने ऐसा ही किया। इसने जिस साल इस नए नियम को लाया, पता चला कि इसने सोचा तो बहुत अच्छे इरादे से, भाई यही करना भी चाहिए, हर एक गवर्नमेंट यही करती है, आज वर्तमान भी आप यही करते हैं कि जहां पे ज्यादा पैसा है वहां से आप ज्यादा कर की मांग करते हैं। इसने भी यही प्लान बनाया, लेकिन इसकी किस्मत इतनी फूटी हुई थी कि उसी टाइम पे जिस टाइम इसने इस कर को लगाया कि यहां से हम द्वाब वाले क्षेत्र से उत्पादन ज्यादा हो रहा तो ज्यादा कर लेंगे, आपको पता चलेगा ये कि वहां पे पड़ गया उस टाइम पे अकाल। अब आप समझो कि अकाल के टाइम पे आप किसी क्षेत्र में कर को बढ़ाओगे तो आप तो अच्छे इरादे से कर रहे हो, लेकिन जनता के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा कि क्या ये शासक पागल हो चुका है क्या, कि जब तक हमारे पास ज्यादा उत्पादन था आपने हमसे पैसा नहीं मांगा, और आज हमारे पास उत्पादन कमी है तो आप उसे क्या बोल रहे हो कि हमको ज्यादा पैसा दो। एक कंडीशन ये हुई जिसका आप देखोगे कि इसके ऊपर प्रभाव पड़ा, बाद में इसने अपनी इस नीति को वापस ले लिया कि ठीक है हम द्वाब में कर नहीं बढ़ाएंगे, इस चीज को उसने देखा। दूसरा इसका क्या नीति था जिसका इसको दोनों तरफ से देखा जाए कि अच्छा भी था, लेकिन बाद में लोगों ने बोला कि ये सनकी टाइप का शासक है। कैसे, तो इसने एक चीज की शुरुआत की कि वो था, तो इसने एक प्लान बनाया कि क्यों ना किया जाए ऐसा कि दक्षिण भारत पे हमको प्रशासन करने में बड़ी समस्या आ रही है। तो इसने सोचा कि ऐसे कोई एक क्षेत्र को चुना जाए जहां पे क्या हो कि हम अपनी राजधानी बना सके, और दक्षिण भारत और उत्तर भारत दोनों क्षेत्रों को हम संभाल कर सके। तो ऐसा एक क्षेत्र था महाराष्ट्र में जिसका नाम था देवगिरी। तो देवगिरी में इसने क्या सोचा कि हम क्यों ना अपनी राजधानी को वहां पे ट्रांसफर कर दें, और ये राजधानी ट्रांसफर करने का प्लान बनाता है। और सोचो ये राजधानी ट्रांसफर करने के लिए एक फरमान भी जारी कर देता है, वहां से लोग क्या करते हैं, चल देते हैं और देवगिरी पहुंचते हैं, जिसका बाद में इसने दौलताबाद नाम भी इसने रखा था उस क्षेत्र का। लेकिन जब वहां पे जाता है, रहता है, तो उसको बाद में ये चीज रियलाइज होता है कि यार ऐसा नहीं है, मैं यहाँ पे रहूंगा तो मेरा उत्तर भारत भी चला जाएगा और दक्षिण भारत जो है वो तो कंडीशन खराब ही हो जाएगी।
अब तो आप सोचो, आपने इतना बड़ा डिसीजन लिया, आपके साथ लोग मूव ऑन कर रहे थे और आपने फिर 2-3 साल के अंदर प्लान बना लिया कि नहीं नहीं यहाँ पे सही नहीं है, अब दूसरी जगह चल। अब जो आप तो चले गए, आप शासक है, आप पहुंच गए दूसरी जगह, लेकिन जो जनता है वो तो आपसे त्रस्त हो जाएगी कि यार ये क्या कर रहा है, कहीं यहाँ कहीं वहां, ऐसे वैसे करते करते जनता बहुत परेशान हो जाएगी और लोग इसको धीरे धीरे इसके बारे में कहानियां बनानी शुरू कर देंगे। फिर तीसरा इसने एक ऐसा डिसीजन लिया जो वर्तमान में तो बहुत सही है, आप देखोगे कि इसकी नीतियां वर्तमान में एकदम कारगर है, लेकिन इसके साथ ऐसी कंडीशन उत्पन्न हुई कि जब ये जो निर्णय लिया इसके विपरीत में ही चला गया। कहते हैं ना कि जब आपका समय अच्छा हो तो आप मिट्टी को भी छू लो तो वो सोना बन जाती है, लेकिन आप जब सोने को भी छुओगे तो मिट्टी में ही परिवर्तित हो जाएगा अगर आपका समय सही नहीं है। तो यही मोहम्मद बिन तुगलक के साथ था। आप ये मत सोचो वो पढ़ा लिखा शासक नहीं था, उससे ज्यादा बुद्धिमान शासक पूरे दिल्ली सल्तनत में कोई नहीं हुआ। उसने अरबी से लेकर के फारसी से लेकर के संस्कृत, उर्दू, हर एक भाषा को जानकार था। साथ ही साथ वो दर्शन शास्त्र से लेकर के गणित, हर एक विषय का भी महारत हासिल किया हुआ था। लेकिन बोलते हैं ना, सबसे पढ़ा लिखा शासक भी क्या हो गया, सबसे गंवार, सबसे सनकी की श्रेणी में आ गया, क्योंकि उसकी नीतियां उसके फेवर में नहीं रही। यही था, इसने एक काम फिर किया, इसने दूसरी नीति लाई, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन। सांकेतिक मुद्रा क्या होती है, इस चीज को समझो। सांकेतिक मुद्रा का मतलब यह होता है कि कोई एक ऐसी मुद्रा का निर्माण किया जाए जिसकी कीमत हम मान लो रखें 10 रुपए, लेकिन उसकी लागत हो 1 रुपए की। जैसे आप वर्तमान में अगर आप सोच लो कि एक नोट जो है कागज की, उसकी कीमत कितनी होगी, कुछ नहीं, लेकिन 2000 रुपए की वैल्यू है ना उसकी। आप एक कागज को लेके जाओ कि आप 2000 में बेचोगे, ऐसा नहीं है, लेकिन एक नोट जिसमें भारतीय रिजर्व बैंक लिखा हो, आप उसको लेके जाओ तो आपको क्या देगी, 2000 रुपए की वैल्यू हो जाएगी ना। यही चीज को बोलते हैं सांकेतिक मुद्रा। तो इसने उस टाइम पे अपने 1330 के टाइम पे क्या किया इसने कि सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन करवाया। सांकेतिक मुद्रा में इसने क्या किया था कि इसने सिक्के चलवाए तांबे के, और लेकिन उसकी कीमत रखी चांदी के रूप में। जैसे आप अगर कोई तांबे का सिक्का रखो और चांदी का सिक्का रखो, तो उसने बोला ये तांबे का सिक्का जो गवर्नमेंट जारी कर रही है, जो मोहम्मद बिन तुगलक जारी कर रहा है, इसकी कीमत वही होगी जो किसकी है, चांदी की है। तो आप एक चीज समझो, ये सांकेतिक बोलते हैं कि है तो कम धातु का, लेकिन वैल्यू बड़ी वाली धातु के रूप में ज्यादा होगी। तो यही चीज हुआ, इसने इसको तो करवा दिया, अच्छी नीति थी। आज अब वर्तमान में भी आप इस चीज को फॉलो करते हैं, लेकिन जब आप किसी नीति को लाते हो तो उसको फॉलो करने के लिए आपको उसी तरह उतने ही प्रकार से क्या करना पड़ता है, काम करना पड़ता है। भ्रष्टाचार को आपको कम करना पड़ता है। अब इसने क्या किया कि ऐसा नीति तुला दिया, लेकिन भ्रष्टाचार को कम करने में इसके अंदर क्या रहेगी, कमी रहेगी। अब इसने एक चीज नोटिस किया कि इसने सिक्के जारी करवा दिए। अब लोगों ने सिक्कों को देख लिया, कैसे ढलता है, कैसे बनता है, ये सारी चीजें लोगों ने देख लिया। अब वो क्या करने लगे कि घर में ही बैठ के क्या करते थे, तांबे को बढ़िया पिघलाते थे और बना करके फिर उसको चांदी के रेट में बेचना शुरू कर दिए। अगर उत्पादन यही सिर्फ वो कर रहा होता, सरकार कर रही होती, मोहम्मद बिन तुगलक कर रहा होता, तो सिक्के मार्केट में खूब अच्छे चलते। लेकिन अब एक नहीं, राज्य के अंदर पता नहीं कितने लोगों उस तरह के सिक्कों का निर्माण करना शुरू कर दिए, और उसको पता चला कि उसने जितना जारी किया था उससे ज्यादा सिक्के मार्केट में घूम रहे हैं। तो वो समझ गया कि अब क्या हो रही है, धांधली, वजह से नकली नोट वाली कहानी। आज वर्तमान दिवस से ही नकली सिक्के वहां पे ऐसे ही चलने शुरू हो गए। इस चीज को उसने सोचा कि यार कितनी बड़ी मैंने बेवकूफी की। इसने सोचा कि निर्णय मेरा गलत है, और इस निर्णय को वो खत्म करने के लिए उसने बोला कि जिसके पास भी जितने भी तांबे के सिक्के हैं वो हमारे पास लाए और इसके बदले चांदी के सिक्के हमसे लेके जाए, ताकि अब ये नीति हम क्या कर रहे हैं, बंद करने जा रहे हैं। वो उदारवादी शासक था, वो चाहता तो बंद कर देता वहीं पे, लेकिन उसने बोला किसी को घाटा ना लगे, इसलिए उसने क्या किया, उन तांबे के सिक्कों को वापस बुला लिया जो उसने सांकेतिक रूप में चलवाए थे, उसके बदले चांदी के मूल्य के सिक्कों को उसने दे दिया लोगों को। आप देखो इन सारी चीजों के बाद आप देखो वो विफलता को प्राप्त करता रहा, हर बार विफलता को प्राप्त किया। पहले तो उसके साथ घटना क्या घटी, उसने कृषि विभाग की स्थापना की, कर बढ़ाया, लेकिन कर जैसे ही बढ़ाया वहां पे सूखा आ गया। फिर उसने क्या किया, देवगिरी परिवर्तित किया, वहां पे राजधानी, वहां पे भी कंडीशन खराब हुई। सांकेतिक मुद्रा चला, वहां पे भ्रष्टाचार घुस गया। फिर तीसरा चौथी इसके साथ कहानी क्या हुई कि इसने खुरासान आक्रमण करने का प्लान बनाया। अब खुरासान उसने सोचा कि हम क्या करते हैं, जो अपना क्षेत्र है उसको विस्तार करते हैं ईरान इराक की तरफ। तो खुरासान पे आक्रमण करने के लिए इसने एक प्लान बनाया कि सेना को पहले इसने पूरी संगठित कर लिया। और जब इसने सेना को संगठित किया तो सेना को संगठित करने के बाद इसने ऐसा नहीं बोला, सेना को लिया और बोल के पहले ही बोल दिया कि आप लोग 1 साल के लिए पूरी छुट्टी ले लो, पहले घर में बोल दो कि 1 साल के लिए हम नहीं आएंगे। और सारी सेनाओं को क्या किया, उसने पेमेंट दे दिया, 1 साल की एक्स्ट्रा पेमेंट दे दिया कि लो ठीक है आराम से। फिर बाद में ऐसा हुआ कि पेमेंट पूरा दे दिया सारी सेनाओं को, इतनी बड़ी सेना 2-2.5 लाख की सेना को उसने पूरा पेमेंट दे दिया। उसके बाद हुआ क्या घटना कि कुछ टाइम बाद खुरासान में गद्दी परिवर्तन हो गया, और इसका जो प्लान था कि खुरासान पे हम आक्रमण करेंगे, वो प्लान क्या हो गया, धरा का धरा रह गया।
फिर वो आक्रमण ही नहीं किया। लेकिन आपने जो पेमेंट की सैनिक को, क्या आप उससे वापस मांगोगे? क्या नहीं मांग सकते भाई, क्योंकि आपने कर दिया है, सेना भी आपके लिए तैयार खड़ी है, लेकिन आप उस पर नहीं काम कर पाए ना। तो अब क्या होगा? अब ये होगा कि राजकोष खाली। अब देखो, जितनी भी नीतियां ला रहा है, इसके बना सारी नीतियां बहुत अच्छा रहा है, लेकिन इसके फेवर में जा ही नहीं रही। इसी तरह क्या होता है कि इस बेचारे को लोग धीरे धीरे बोल देते हैं कि सन की शासक है ये, कोई भी काम करता है फुलफिल होता नहीं, पता नहीं कैसे निर्णय ले रहा हो। तो बोलते हैं कि इसको सनकी बोलना दूसरी चीज है, आप सनकी बोल सकते हैं क्योंकि इसकी नीतियां नहीं कारगर हुई, लेकिन अगर आप बात करो कि क्या नीतियां गलत थी, तो आप ये देखोगे कि नहीं, इसकी नीतियां बहुत बेहतरीन थी। आज भी आप उन चीजों को फॉलो करते हैं। आज आप क्या करते हैं, लगान वहीं पे ज्यादा लगाते हैं जहां पे उत्पादन ज्यादा है। आज आप सांकेतिक मुद्दा का प्रचलन कर रहे हैं, आप उस चीज को फॉलो कर रहे हैं। आप भी अपने क्षेत्र विस्तार के लिए अपने सेनाओं को सुदृढ़ कर रहे होते हैं। ये सारी चीजें आपको देखना होगा। आप दिल्ली, आप राजधानी परिवर्तन हर बार करते रहो। ब्रिटिश में देखोगे कि पहले 1774 से लेकर 1911 तक कलकत्ता राजधानी थी, लेकिन उन्होंने बाद में दिल्ली को राजधानी में ट्रांसफर कर दिया। तो आप राजधानी परिवर्तन इसलिए करते रहते हो ताकि आपको पता हो कहां से आपकी पकड़ ज्यादा मजबूत बनेगी। तो ये शासक बेहतरीन था, उदारवादी शासक था, लेकिन इसकी कुछ कमियां थी जिसके कारण ये सक्सेस नहीं हो पाया। तो मोहम्मद बिन तुगलक जो था वो बेहतरीन शासक था। अब आगे जब हम बात करेंगे तो हम बात करेंगे फिरोज शाह तुगलक के बारे में कि किस तरह फिरोज शाह तुगलक अपने कार्यों के लिए फेमस था और क्यों उसके ऊपर